अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बिजनौर को मुख्यमंत्री योगी ने बड़ी सौगात दी है, जहां करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को भी मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। बताते चले कि आज तूफानी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। आज और कल यूं ही तूफानी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बिजनौर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है और उनकी इस सौगात से बिजनौर वासी खुश नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिजनौर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी सौगात दी और जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर गुंडों का राज था, लोग थर-थर कांपते थे, विकास दूर दूर तक नहीं था। बिजनौर को हमने विकास के पथ पर ले जाने का काम किया। बिजनौर को मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी। तो देखिए, आज अलग अलग जगहों पर शामली पहुंचे थे मुख्यमंत्री। बिजनौर पहुंचे मुख्यमंत्री, जहां उन्होंने ताबड़तोड़ विकास परियोजनाओं की सौगात जनता तक को दी। बिजनौर को सीएम ने सौगात दी। तो जनसभा को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया है। विकास दिखाई नहीं देता है तो मैंने यहां के प्रभारी मंत्री से कहा है कि उन लोगों को यहां का लेपर्ड भी उनको देकर लेकर के चले जाओ, उन तक पहुंचवा दो। यानी बिजनौर ने संघर्ष की एक नई गाथा को लिख करके विकास की यात्रा को तय किया है। लकड़ी की कारीगरी कैसे होती है, नगीना के कारीगरों ने दुनिया के सामने अपनी हाथ के हुनर का लोहा मनवाया है। और ऐसी पावन धरा में आकर के मुझे सचमुच अच्छा लगा। जब मैं बिजनौर में आया, यहां का सुहावना मौसम, मां गंगा का सानिध्य, और 9 वर्ष पहले जो बिजनौर जिसके बारे में लोग कहते थे कि गंदगी है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, हमारे अधिवक्ता थे, दूसरी ओर अन्नदाता किसान और युवाओं का हुजूम, सड़कों पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का समूह यहां की सड़कों पर स्वागत के लिए उतावला दिखाई दे रहा था और स्वच्छ बिजनौर का एक नया संदेश दे रहा था। अंतःकरण से बिजनौर की इस प्रगति को देख करके प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और इसीलिए तो विकास का पैमाना क्या तय होगा, अब लखनऊ में नहीं तय होता है, आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि तय करते हैं। आपका सांसद, आपके विधायक, आपके जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सभी लोग मिलकर के तय करते हैं कौन सी सड़क बननी है, कौन सा फ्लाईओवर बनना है, कौन सा ब्रिजेज बनना है। और उसको लेकर के फिर हम लोग आगे बढ़ करके लखनऊ से हम पैसा भेजते हैं, दिल्ली से पैसा भेजते हैं, योजना को आगे बढ़ाने का काम ये जनप्रतिनिधि करते हैं। वहीं बिजनौर को आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की सौगात दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान लाभार्थियों को सहायता चेक और उनके आवास की चाबी सौंपी। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा लाभार्थी को दी गई सहायता चेक लाभार्थियों से बात की हमारे संवाददाता ने। तो युवा को, जो संघर्ष करने वालों को ये सहायता वितरण करी है, उस सहायता को लेकर आज हमारे बीच में शिखा रानी, आप उनसे पूछेंगे जो सहायता किस प्रकार की। नमस्कार, मेरा नाम शिखा रानी है। मैं बिजनौर से प्रॉपर्टी बीटेक से। बहुत टाइम से मेरी खुद की इच्छा थी खुद का सेटअप लगाने के लिए, लेकिन पैसे इतने नहीं हो पाते थे। मुख्यमंत्री जी ने पहले हमारे लिए स्टार्ट की थी, जिसमें लोन किया गया था 5 से 10 लाख के बीच का। उसमें खुद का सेटअप लगाने के लिए मेरे 5 लाख का लोन पास हुआ है सर। तो आप आज जो मुख्यमंत्री द्वारा तुम्हें जो लोन दिया गया है, लोन पास हुआ, उसको लेकर और आने वाले समय में आप इसका जो प्रयोग होगा, जो उपयोग करेगा, उसके लिए आप क्या दुआ यही करते हैं 2027 में फिर से मुख्यमंत्री हमारे साथी शिखा रानी, और इन्होंने जो मुख्यमंत्री द्वारा सहायता दी गई है उसको लेकर उन्होंने अपनी प्रसन्नता जाहिर करी है। और से भारत अपडेट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शामली दौरे पर जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने विपक्ष को जुन्ना की सोच का उपासक बताते हुए कहा कि ये लोग जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि हम जुन्ना के नहीं बल्कि किसानों के उपासक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग जुन्ना की विचारधारा का अनुसरण करते हैं वह मौका मिलने पर समाज को विभाजित करने की कोशिश करते हैं। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले सोने वाली लोग थे। याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे। तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी? जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे। दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है। अब यूपी प्रातः 4 बजे से लेकर के उसकी यात्रा प्रारंभ होती है और जो चरेवेती के मंत्र के साथ निरंतर उत्तर प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने वाली सरकार है। और डबल इंजन सरकार का यही लाभ आज इस गति को बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था। और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके, आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है। और उसी के लिए आज आपका समर्थन लेने के लिए मैं आया हूं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट अब सीधे सुप्रीम कोर्ट को जाएगी, जहां सीधे सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी रिपोर्ट मिल जाएगी और उस एसआईटी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट समझेगी। उसके बाद जो टिप्पणी सामने आएगी उसी पर सबकी नजरें हैं। तो बता दें, तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही पड़ चुकी हैं, जिसमें ये मांग की जा रही है कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है, चढ़ावा चोरी हुई है, उसकी जांच सीबीआई को दी जाए और सीधी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे। अब जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को देगा तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या टिप्पणी करेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी के विवाद के बीच समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जौहर यूनिवर्सिटी के विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी का ये जो पूरा मामला चल रहा है, इसको लेकर लगातार विवाद खड़ा होता चला जा रहा है। तो जौहर यूनिवर्सिटी के विवाद के बीच समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा यूनिवर्सिटी पहुंची हैं। गेट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने ताजीन फातिमा को बाहर का रास्ता दिखाया है। ताजीन फातिमा ने कहा कि उनके पास अभी 15 दिन का समय है। आपको बता दें कि आरडीए ने यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था। तो जौहर यूनिवर्सिटी विवाद का ये जो पूरा मामला है, जहां आजम खान की पत्नी यूनिवर्सिटी पहुंची हैं और उन्होंने ही ये पहले जानकारी दी थी कि 15 दिन का समय हमें दिया गया है कि हम सही दस्तावेज दिखा पाएं, जो उनका पक्ष है वो 15 दिन के अंदर रख पाएं। अब इस बीच आजम खान की पत्नी यूनिवर्सिटी पहुंची और उनकी गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा भी आप देख सकते हैं। पुलिस जौहर यूनिवर्सिटी का ये जो पूरा मामला है विवादित मामला है, हालांकि इस पर कुछ भी बोलने से
उन्होंने साफ इनकार किया। पुलिस कर्मियों ने नहीं दी प्रवेश की इजाजत। हमारे साथ सहयोगी हरविंदर जुड़ चुके हैं। हरविंदर, जौहर यूनिवर्सिटी का ये जो मामला चल रहा है, इस पर आजम खान की पत्नी यूनिवर्सिटी पहुंची। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा यूनिवर्सिटी पहुंची थी। सपा नेता आजम खान की जो तंजीम फातिमा पत्नी है यूनिवर्सिटी जब पहुंची थी, तो वहां जो पुलिसकर्मी तैनात थे उन्होंने गेट से बाहर करने को कहा। उन्होंने कहा कि अभी 15 दिन का हमारे पास समय है, लेकिन 15 दिन अभी हम कोर्ट का जो आदेश है हमारे पास है, उससे पहले अंदर कोई भी नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जब मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बातचीत करने से साफ तौर पर इनकार भी कर दिया। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा अभी मैं किसी बारे में कुछ नहीं कह सकती, ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, जिसका कोर्ट के द्वारा हमें अभी 15 दिन का समय दिया गया है। इसी को लेकर के पुलिस कर्मियों को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरविंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं अंबेडकर नगर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी जिलाध्यक्ष देव पटेल ने की। इस दौरान विधानसभा स्तर पर आयोजित होने वाले बूथ अध्यक्ष सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संगठनात्मक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं बैठक का संचालन जिला महामंत्री बाबा राम शब्द यादव ने किया। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन और सम्मेलन की सफल तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फतेहपुर में प्रशासनिक फेरबदल, 6 उप जिलाधिकारियों के तबादले हुए। पिनाक पड़ी द्विवेदी को एसडीएम सदर नियुक्त किया गया। एसडीएम निशांत कुमार को मिली एसडीएम बिंदकी की जिम्मेदारी। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने तबादला किया। 6 उप जिलाधिकारियों के तबादले हुए। देखिए, एक के बाद एक तबादले उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे हैं, जहां अब ये तबादले किए गए हैं। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने तबादला किया है। फतेहपुर में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 6 उप जिलाधिकारियों के तबादले किए गए हैं। देखिए, माना जा रहा है कि 2027 के चुनावों के मद्देनजर ये बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं। वहीं पीलीभीत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने 3 एसडीएम का स्थानांतरण किया। अलग अलग तहसीलों के एसडीएम बदले गए। मयंक गोस्वामी को एसडीएम अमरिया से एसडीएम पूरनपुर बनाया गया। हेमंत चौधरी को एसडीएम न्यायिक पूरनपुर से एसडीएम अमरिया की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजकुमार बैठा को न्यायिक एसडीएम पूरनपुर की नई जिम्मेदारी सौंप दी गई। 3 एसडीएम का तबादला किया गया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा गया। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने यह तबादला किया। वहीं हरदोई में प्रशासनिक फेरबदल किया गया। जिलाधिकारी अनुनय झा ने 5 उप जिलाधिकारी के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव किया करते हुए नई तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। आशुतोष को जिलाधिकारी सदर हरदोई की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि अवनीश कुमार को उप जिलाधिकारी शाहाबाद बनाया गया। वहीं शिव नरेश सिंह को अतिरिक्त अधिकारी द्वितीय कलेक्ट्रेट के पद पर तैनात किया गया। इसके अलावा शिवानी सिंह को उप जिलाधिकारी न्यायिक शाहाबाद का दायित्व सौंपा गया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। खबर वाराणसी से है, जहां चौबेपुर थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में थाने में तैनात महिला उप निरीक्षक और महिला के बीच विवाद होता दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में महिला उप निरीक्षक ने महिला को थप्पड़ जड़ दिया। खबरों की माने तो महिला के पति के खिलाफ थाने में प्राप्त एक प्रार्थना पत्र के संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही थी। वहीं इसी दौरान उनकी पत्नी भी थाने पहुंच गई। वहीं बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और महिला ने पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। साथ ही महिला उप निरीक्षक के साथ धक्का मुक्की भी की। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और महिला उप निरीक्षक ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित सीप की तस्करी का बड़ा खुलासा करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने करीब 18 क्विंटल प्रतिबंधित सीप बरामद किया है। प्रारंभिक जांच के सामने आया है कि गर्रा नदी से अवैध रूप से सीप निकालकर उनकी तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने बरामद सीप को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पुलिस पूरे तस्करी नेटवर्क, उसके मास्टरमाइंड और सीप की सप्लाई चेन की जांच में जुटी हुई है। इस कार्रवाई के बाद सीप तस्करों में हड़कंप मच गया है। मेरठ में एक कोचिंग सेंटर संचालिका ने अपने ही सेंटर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतका का कोचिंग सेंटर के बंटवारे को लेकर उसके साझेदार से विवाद चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि साझेदार की प्रताड़ना और दबाव के चलते युवती ने यह कदम उठा लिया। परिवार ने आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की तहरीर पुलिस को दी है। बताया जा रहा है कि दोनों ने करीब 1.5 महीने पहले ही कोचिंग सेंटर शुरू किया था, जिसे लखनऊ अग्निकांड के बाद एमडीए ने बंद करा दिया। फिलहाल पुलिस ने साझेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखिए, कल ये सूचना प्राप्त हुई थी कि पीएस शर्मा रोड पे जो कोचिंग संचालिका थी पूजा जी, इनकी संदिग्ध स्थिति में इनकी शव बरामद हुआ था। पुलिस में तुरंत इसमें गंभीरता से लेते हुए शव को बरामद किया। पीएम के लिए भी शव भेजा गया था, जिसके पैनल के द्वारा उसका पीएम किया गया है। परिवार के धारा में जो भी हमें तहरीर प्राप्त हुई है, उसी के आधार के ऊपर मुकदमा भी सुसंगत धारा में दर्ज कर इसमें जो नामित अभियुक्त है उसकी भी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मुरादाबाद के मंझोला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक और रोडवेज बस की भिड़ंत में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में बस चालक, कंडक्टर समेत 12 यात्री घायल हो गए। दिल्ली से पीलीभीत जा रही पीलीभीत डिपो की बस को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर हालत वाले यात्रियों को हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने ट्रक और बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और लंबा जाम लग गया। झांसी में मंगला एक्सप्रेस में महिला यात्री ने टीटी के साथ मारपीट की। महिला पर बिना टिकट के यात्रा करने का आरोप है। यात्रियों ने बीच बचाव किया और झांसी स्टेशन पहुंचने पर आरोपी महिला को जीआरपी के हवाले कर दिया। टीटी ने हम महिला से नियम के अनुसार टिकट बनवाने की बात कही थी। इसी दौरान भुगतान को लेकर कहासुनी हुई और आरोप यह है कि महिला यात्री ने टीटी के बाल पकड़कर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। सूचना मिलते ही झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपीएफ के अधिकारी पहुंचे और महिला को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। महिला पर बिना टिकट यात्रा करने का आरोप लगाया गया। महिला को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुशीनगर में तेज रफ्तार लग्जरी बस दुर्घटना का शिकार हो गई। ड्राइवर के पास खड़े एक व्यक्ति के स्टीयरिंग घुमाने से ये बड़ा हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खड़े ट्रक से पीछे से जा टकराई। हादसे में 9 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 4 की हालत नाजुक है। देखा जा रहा है, जहां जिला मेडिकल रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गाजियाबाद के किराए पर रह रही 15 साल की किशोरी के साथ आरोपी शहनवाज उर्फ ने छेड़छाड़ की कोशिश की। जबकि लड़की ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने इसे 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया। लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ी किशोरी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ में नाबालिग बच्चों से बाल मजदूरी कराने का मामला सामने आया है। थाना रोरावर क्षेत्र के बरी मोहल्ला स्थित एक केमिकल यूनिट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मासूम बच्चों से खतरनाक केमिकल के बीच काम कराए जाने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि स्कूल जाने की उम्र में बच्चे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ऐसे केमिकल प्लांटों में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। और अब आपको खबर मुरादाबाद से दे दें, जहां मुरादाबाद साइबर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर व्रज के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जामताड़ा गैंग से जुड़े 3 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी फर्जी एपीके फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल हैक करते थे और बैंक खातों से लाखों रुपए उड़ा लेते थे। जो बेसिकली जामताड़ा के रहने वाले हैं और ये मुरादाबाद में आकर और यहाँ से साइबर क्राइम्स कर रहे थे। इस 3 आदमी को पकड़ा है। एक का नाम गुड्डू है, दूसरे का नाम रफीक है
और तीसरे का नाम करीम अंसारी है। ये सभी जामताड़ा के रहने वाले हैं। एक्चुअली जब से जामताड़ा में रिस्ट्रिक्शंस हुआ है, वहाँ के सारे क्रिमिनल्स इस देश के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर कर वहाँ से क्राइम कर रहे हैं और उसी में ये मुरादाबाद में ये लोग लोकेट हुए थे। आपको पता है कि प्रतिदिन पोर्टल के माध्यम से इंफॉर्मेशंस ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म पर शेयर होती है, तो हम लोगों ने इस पे काम किया और थाना कटघर की टीम और साइबर थाना की टीम दोनों ने संयुक्त प्रयास से अम्बेडकर नगर पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस एसओजी, स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में चोर गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। जैतपुर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 12,61,000 रुपए की संपत्ति बरामद की है। इसमें 11,21,000 रुपए के सोने चांदी के आभूषण, 1,40,000 रुपए नगद चोरी में इस्तेमाल कार और कई औजार शामिल हैं। थाना जैतपुर क्षेत्र में अप्रैल माह में हुई चोरी से संबंधित अभियुक्त गण नंबर 1 मोहम्मद कलीम और दूसरा मोहम्मद हसीब, जो थाना क्षेत्र तंबौर जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं, को अंबरपुर पीएस जैतपुर जनपद अंबेडकर नगर के पास से नियमानुसार एसओ जैतपुर मय टीम, एसओ मालीपुर कटका पुलिस एवं एसओजी स्वाट टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा ज्ञात हुआ कि यह गैंग अंतर जनपदीय शातिर चोरों का गैंग है। इनके द्वारा दूर के जनपद जैसे अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर आदि जनपदों में टारगेट करके खासकर जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप वाले गांवों में एकांत व संपन्न घरों को अपना निशाना बनाकर खिड़कियों के जालियों को खोलकर व काटकर तथा दरवाजे के तालों को तोड़कर कीमती सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी रकम लेकर फरार हो जाते थे। मैनपुरी के थाना दनाहार क्षेत्र के गांव में घर लौट रही किशोरी से गांव के 2 युवकों ने दुष्कर्म की कोशिश की। वहीं पीड़ित किशोरी ने मामले की शिकायत एसपी से कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव के ही 2 युवकों पर आरोप लगा है। पीड़िता ने अपनी शिकायत थाने में की है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश की गई है। तो मामले में पीड़िता ने की पुलिस में शिकायत। किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश की गई। मैनपुरी से आपको एक खबर दे रहे हैं, जहां गांव के ही 2 युवकों पर लगा आरोप। तो मामले में पीड़िता ने की पुलिस में शिकायत। किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश की गई। मैनपुरी से ये आपको घटना बता रहे हैं, जहां गांव के ही 2 युवकों ने युवती को धर दबोचा, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। हालांकि कैसे भी किशोरी वहां से भाग निकली। मामला ये है, मैं 14 तारीख को डेयरी पे दूध देने जा रही थी, तो मेरे पीछे 2 लड़के गए, तो उन लड़कों को मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब मैं वहाँ से डेयरी पे से दूध दे के घर आ रही थी, तो उन दोनों ने मेरे साथ बलात्कार किया है। और जब मतलब मैं चीखी चिल्लाई तो एक लड़के ने मुँह बंद कर दिया, एक लड़के ने किया। चीखी चिल्लाई तो पड़ोस के 2-4 लोग इकट्ठे हुए। जब उन लोगों को देखा तो वो दोनों लड़के भाग गए। पंजाब के औद्योगिक विकास और टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी पहल सामने आई है। लुधियाना के JBR टेक्नोलॉजी लिमिटेड अपने महत्वाकांक्षी टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट को लेकर लगातार चर्चा में है। इसी सिलसिले में कंपनी के प्रतिनिधि अर्श सिद्दीकी ने पंजाब सरकार के प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मंत्री अमन अरोड़ा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कंपनी की ओर से नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में JBR टेक्नोलॉजीज की भागीदारी और उसके महत्वाकांक्षी टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट की जानकारी साझा की। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।